हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पेपर ब्रेकर, जहाँ पे बुक्स आपसे डरती हैं। तो आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग का वन शॉट करने वाले हैं पेपर ब्रेकर के द्वारा। तो ये जो वीडियो हमारी बीकॉम के ड्यू सोल के स्टूडेंट्स के लिए है, सेमेस्टर 5 वाले। ये वीडियो बीकॉम होनर्स के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, जो होनर्स के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और 100% पास की आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते हो, करते हो, समझते हो तो। ये चैनल पेपर ब्रेकर है, जहाँ पे बुक्स आपसे डरती हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। जिस बुक को आप पढ़ने वाले हो, अगर आपको वही नहीं पता होगा, क्या फ़ायदा। और ये जो क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ज़्यादातर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है, वो स्टार्ट ही इससे होते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेचर क्या होते हैं उसके, स्कोप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को। और ये हेल्प करती है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग करने में, और कंट्रोल करना बिजनेस के ऑपरेशंस को। ये रिकॉर्ड नहीं करती है ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वो उसमें रिकॉर्ड नहीं करती उन वाली ट्रांजेक्शन को। ये उनको एनालाइज करती है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करती है। इट एनालाइजेस इंटरप्रेट डाटा टू हेल्प मैनेजर टेक बेटर डिसीजन। ये एनालाइज करती है, इंटरप्रेटेड करती है, और जो डाटा है मैनेजर को देती है, ताकि वो उससे बेटर डिसीजन ले सके बिजनेस के लिए। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट तक, ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? तो नेचर सबसे पहला आता है हमारा डिसीजन ओरिएंटेड होता है। हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। बिजनेस को बेटर डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है ये। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फोकस ऑन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर रिजल्ट। फ्यूचर के रिलेटेड होता है कि फोकस प्लानिंग में हेल्प करता है ये। सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ये वाला रूल फॉलो करना ही करना है। फिर आता है हमारा इंटरनल यूज़। प्रिपेयर्ड ओनली फॉर मैनेजमेंट, नॉट फॉर आउटसाइडर। जो इन्फॉर्मेशन हमारी सिर्फ इंटरनल लोगों के लिए बनाई जाती है, मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट है उनके लिए बनाई जाती है, आउटसाइडर के लिए नहीं बनाई जाती। जैसे गवर्नमेंट हो गई, हमारे इन्वेस्टर हो गए, उनके लिए नहीं बनाई जाती है। यूज़ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा को यूज़ करता है, जैसे कि कॉस्ट, बजट, रेशो, प्रोडक्शन डाटा, एक्सेट्रा। तो अगला हमारा आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप कौन कौन से होते हैं? हाँ, तो पहला आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये डाटा का यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दूसरा था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। एनालाइज करता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आ रही है उसको एनालाइज करता है, एंड उसको कॉस्ट को कंट्रोल करता है, ताकि मिनिमाइज कर सके, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा। अगला आता है हमारा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। प्रिपेरेशन ऑफ बजट एंड फ्यूचर प्लान। हेल्प करता है बजट को बनाने में और फ्यूचर प्लान्स को बनाने में। फोर्थ आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सेटिंग स्टैंडर्ड एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमारे एक स्टैंडर्ड सेट करना, हमारा 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 फ्यूचर टारगेट सेट करना कि हमें इस साल इतने की सेल करनी है, मतलब 10 की सेल करनी है हमें, और हमने 11 की सेल कर दी, हमारा कंपनी का प्रॉफिट होगा, एक सेल हमारी ज़्यादा हुई है। ये वही है, स्टैंडर्ड को सेट करना और एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके बाद मेजर करना, एनालाइज करना। फिर होता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प इन प्राइसिंग और प्रॉफिट डिसीजन। ये हेल्प करता है प्राइसिंग के अंदर और प्रॉफिट डिसीजन के अंदर। रेशो एनालिसिस मेजर्स एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये हेल्प मेजर करता है एफिशिएंसी को और फाइनेंशियल पोजीशन को। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो मतलब कि जो हमारा फंड्स है, कैश है, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो, जो पैसा आ रहा है वो और जो जा रहा है वो, उसको स्टडी करता है। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स मतलब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू, प्रेजेंट डिसीजंस के थ्रू, मेक और बाय डिसीजंस के थ्रू। फोर्थ आता है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? सबसे पहला प्लानिंग करना, हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट्स एंड फ्यूचर प्लान। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले हमारा प्रिपेयर करता है बजट को और फ्यूचर प्लान्स को। ऑर्गेनाइज करता है सारे रिसोर्सेज को, एलोकेट करता है रिसोर्सेज को एक कंपनी के अंदर। कंट्रोल करता है एक्चुअल रिजल्ट्स को और विद प्लान रिजल्ट, जो हमने प्लान किया था उसके साथ और एक्चुअल रिजल्ट हमारे जो आए उनको कंपेयर करता है। डिसीजन मेकिंग हेल्प इन चूजिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हेल्प करता है चूज करने में। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजर हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करता है ये। मेजर एफिशिएंसी ऑफ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करता है, कम्युनिकेट करता है, प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एट ऑल लेवल। जो हमारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट तक देता है एट ऑल लेवल्स। तो अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर, जो हमारे प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डाटा फॉर मैनेजर डिसीजंस। एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, हेल्प रिड्यूस कॉस्ट करता है और इंक्रीज प्रॉफिट करता है। फैसिलिटेट प्लानिंग, हेल्प मैनेजमेंट प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ को प्लान करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट को। कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस कंट्रोल देता है हमारे बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर। आइडेंटिफाई डिविएशन एंड करेक्टिव एक्शंस के ऊपर। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो सके, मतलब कि वेस्टेज कम से कम हो और यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। अवॉइड वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड फंड्स। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट उनको होता है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को हेल्प करता है, हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड एक्सपेंशन डिसीजन। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में और एक्सपेंशन डिसीजन के अंदर हेल्प करता है। तो अगला हमारा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स क्या होता है। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। हमारा कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से पता लग रहा है, जो कॉस्ट को, प्रोडक्ट की, सर्विसेज को, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, कॉस्ट को कंट्रोल से रिलेटेड, कंट्रोल कॉस्ट से रिलेटेड होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट और लॉस को, फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सटर्नल पार्टीज को शो करता है। एक्सटर्नल पार्टीज कौन थी, गवर्नमेंट, हमारे इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। यूजर कौन होते हैं, ये हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, मैनेजर्स के लिए बनाया जाता है डाटा। ये भी इंटरनल यूजर्स के लिए होता है। ये हमारा एक्सटर्नल यूजर्स के लिए लाइक इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, उन सब के लिए बनाया जाता है। ये बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फोकस करता है बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। ये फोकस करता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बनाने में कितना कॉस्ट हमारा आ रहा है। ये बिजनेस की सारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को फोकस करता है, मतलब देखता है। ये हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि हमारा डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इन सब में हेल्प करता है। डिसीजन ओरिएंटेड में हेल्प करता है। ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट कॉस्ट, समटाइम फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर कॉस्ट में, क्योंकि हम जो कॉस्ट है अपनी, जो बिजनेस की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो हम पास्ट को देख के, प्रेजेंट कॉस्ट को, और समटाइम प्लानिंग फ्यूचर कॉस्ट, क्योंकि फ्यूचर में क्या डिमांड आने वाली है प्रोडक्ट की, उसको देख के डिसाइड करते हैं। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पास्ट एंड ट्रांजैक्शन, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पास्ट का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो रूल है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई इसमें स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। सेम हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लाता है, जो उसको फॉलो करने पड़ता है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ता है। ये जो रिपोर्ट है इसमें बनता है हमारा मैनेजमेंट रिपोर्ट, रेशो एनालिसिस, बजट, सीवीपी एनालिसिस एक्सेट्रा। ये जो मैंने आपको डिटेल में आगे पढ़ाया है, कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट रिपोर्टिंग, इसके अंदर ये सारी रिपोर्ट्स बनती है उसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बनता है। इसका स्कोप क्या होता है, ये इंक्लूड करता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये हमारी सारी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। मेनली अबाउट कॉस्ट, ये जो हमारा मेनली होता है कॉस्ट से रिलेटेड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये एंटायर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो उनको देखता है, रिकॉर्ड करता है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले जिसमें हमारा मनी इन्वॉल्व होता है। ये डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट को डायरेक्टली हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ये कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट की, कॉस्ट कंट्रोल प्राइसिंग डिसीजन के अंदर। ये लिमिटेड हेल्प फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल थोड़ी बहुत हेल्प करता है इंटरनल डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपको जितनी भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है उनके इंपॉर्टेंट बताया गया है। आपको कोई पेपर के अंदर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनके बीच का डिफरेंस पूछ सकता है, इनके बीच का डिफरेंस पूछ सकता है, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है। तो आपको इसको पूरा कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जितने भी आपको स्टार वाले क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, तो आपको ये करने हैं, क्योंकि ये 2-3 बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो अगला हमारा आता है रेशो एनालिसिस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है रेशो एनालिसिस की। तो सबसे पहले रेशो एनालिसिस जानते हैं। रेशो एनालिसिस एक टेक्निक है फाइनेंशियल को एनालाइज करने की,
जिसमें हम एक अकाउंटिंग फिगर को, एक अकाउंटिंग फिगर मतलब प्रॉफिट हो सकता है, डेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है, उसको कंपेयर करते हैं दूसरी फाइनेंशियल रिलेटेड फिगर के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता लग सके बिजनेस की। समझे? मतलब एक अकाउंटिंग फिगर को कंपेयर करते हैं दूसरी अकाउंटिंग फिगर से, लेकिन वो जो फिगर है वो रिलेटेड होनी चाहिए एक दूसरे से, बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन को पता करता है। ये जो हेल्प, इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशो, परसेंटेज एंड नंबर ऑफ टाइम्स। इसको हम इन चीज़ों के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रेशो एनालिसिस के। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, उसको हेल्प करने में हेल्प मदद करता है ये हमारा रेशो एनालिसिस। हेल्प टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, सोल्वेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने में हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस हमारा। शो हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस इज अर्निंग, बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। टू जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मेजर द एफिशिएंसी इन यूजिंग असेट्स एंड रिसोर्सेज, असेट और रिसोर्सेज को यूज करने में एफिशिएंसी को मेजर करता है ये। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है, यूजफुल फॉर मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। टू कंपेयर परफॉर्मेंस, कंपेयर विद द पास्ट ईयर और अदर फर्म्स, कंपेयर करता है हमारी पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अदर फर्म्स की परफॉर्मेंस के साथ। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ बताता है, हमारी वीकनेस बताता है कंपनी की, फर्म की। हाईलाइट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस। तो अगला था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। हमें रेशियो एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्यों है? ये यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग के अंदर। इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि जज करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर जो इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए हेल्प करता है कि कंपनी प्रॉफिट में अर्न कर रही है नहीं कर रही है। यूजफुल टू क्रेडिटर को हेल्प करता है, यूजफुल होता है क्रेडिटर्स के लिए। शो एबिलिटी टू रीपे द लोन, रीपे अगर वो कंपनी अगर लोन लेती है क्या वो दोबारा पे उसको कर पाएगी, वो क्रेडिटर के लिए हेल्पफुल होता है। सिंप्लीफाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कन्वर्ट लार्ज फिगर इनटू मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जो लार्ज फिगर है उनको समझने लायक रिलेशनशिप में बना देता है ये। हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। पास्ट ट्रेंड हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, जो हमारे पास्ट में ट्रेंड्स हुए हैं वो फ्यूचर प्लानिंग के अंदर हमारी हेल्प करता है। मेजर करता है फाइनेंशियल हेल्थ को, इंडिकेट लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करता है बिजनेस की। बेसिस फॉर कंपैरिजन, इनेबल इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपेयर को इनेबल करता है ये। इन सिंपल लैंग्वेज, रेशियो एनालिसिस एक मेथड है एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बिजनेस की बाय कैलकुलेटिंग रेशियोज टू एवल्यूएट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। समझ गए? एक मेथड है एनालाइज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे कैलकुलेट करना रेशियोज को टू एवल्यूएट फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला, शो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हुआ है वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। नाम से पता लग रहा है कैश में जो भी हमारा कैश का आया और या पैसा हमारा गया है उसमें जो चेंज हुआ है वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। वर्किंग कैपिटल होता है हमारा करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। कैश का मतलब होता है जो कैश और कैश के इक्विवेलेंट, मतलब कि कैश हमारा होता है, कैश हो गया, कैश के बराबर जो चीजें होती है वो भी हमारे कैश के अंदर काउंट होती है। जैसे कि हमारा बैंक हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, वो भी हमारा कैश के अंदर ही काउंट होगा। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को फोकस करता है, ये शॉर्ट टर्म को करता है। ये एक्रूअल बेसिस है, मतलब कि जैसे आपने कोई इनकम कमा ली है, आपके हाथ में आपने अर्न कर ली है, वो उसके बेसिस पे काम करता है। ये एक्रूअल बेसिस आपने कर ली है, वो कैश बेसिस के ऊपर ये काम करता है। एक्सप्लेन सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड, फंड को कैसे यूज करना है उसका मेन पर्पस ये होता है। कैश को और रिसीप्ट को, पेमेंट को एक्सप्लेन करना कैश, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है। ये प्रिपेयर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ये हमारा मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर इनके लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट को यूज किया जाता है, और सेम इसके अंदर भी हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को यूज किया जाता है। ये कंपलसरी नहीं होता बनाना, ये कंपलसरी होता है बड़ी कंपनी के लिए, बड़ी कंपनी मतलब कुछ कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है बहुत, ये डे टू डे कैश कंट्रोल में हेल्प करता है। इसमें नॉन कैश आइटम को इनडायरेक्टली इंक्लूड किया जाता है,
इंक्लूड किया जाता है। इसमें जो नॉन कैश आइटम होते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब उनको हटा दिया जाता है। और मेनली आप फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ही समझ लो कि वो कैपिटल से रिलेटेड है, मतलब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। कैपिटल मतलब आपको बता दिया मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये आप याद कर लेना, पेपर में पूछ लिया अगर वर्किंग कैपिटल से तो आप लिख पाओगे। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी लाइक दिस। तो अगला हमारा आता है बजट क्या होता है। बजट, अब बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान, ये फाइनेंशियल प्लान होता है जो प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर के लिए, जिसमें शो करता है हमारी एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंसेस एक बिजनेस का। ये एक फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है जिसमें हमारी फ्यूचर इनकम क्या हो सकती है, फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या होंगे बिजनेस के, वो बताया जाता है। ये हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग कॉस्ट में और अचीविंग बिजनेस गोल्स के अंदर। अगला आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक सिस्टम है जहाँ पे जो काम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, मैनेजर्स के बीच में। ईच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस, हर कोई अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनेजर आर आंसरेबल ओनली फॉर द कॉस्ट एंड रिजल्ट दे कैन कंट्रोल। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहला, काम को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर मैनेजर्स के बीच में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर फिक्स होती है फॉर ईच मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है मैनेजर के ऊपर। ओनली कंट्रोलेबल कॉस्ट आर कंसीडर, जो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं को कंसीडर किया जा सकता है। बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कंपैरिजन, बजट्स को कंपैरिजन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद बजट परफॉर्मेंस, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है हमारी बजट परफॉर्मेंस के साथ। रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर टू चेक परफॉर्मेंस, रिपोर्ट्स को हमारी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बनाया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैनेजर, मैनेजर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स कर सके, किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है उसको डिवाइड कर सके, प्रॉपर हो सके सबके ऊपर। कंट्रोल कॉस्ट एंड अवॉइड वेस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, अब वेस्ट को अवॉइड करे। टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करे, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहता है। टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन, मैनेजमेंट को हेल्प करे बेटर डिसीजन लेने के लिए। टू मोटिवेट मैनेजर टू वर्क एफिशिएंटली, मैनेजर को मोटिवेट करे कि तो वो काम एफिशिएंटली करे अपना। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि डिफरेंस क्या है कॉस्ट कंट्रोल और हमारा कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। दोनों ही अलग अलग चीज़ें, पहले आपको बता दूं मैं, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल में आता है कॉस्ट को एक लिमिट के अंदर रखना, कीप द कॉस्ट लिमिट के उसको अंदर रखना। इसमें कॉस्ट को परमानेंटली रिड्यूस कर देना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लिमिट के अंदर रखना और परमानेंटली रिड्यूस कर देना अलग चीज़ें। टू अवॉइड अननेसेसरी इंक्रीज इन कॉस्ट, अननेसेसरी की कॉस्ट बढ़ ना जाए उसको अवॉइड करता है ये। टू मेक गुड्स चीपर बाय लोअरिंग कॉस्ट, गुड्स को चीप करे बाय लोअरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम करके गुड्स को चीप करते हैं। ये प्रिवेंटिव होता है, कॉस्ट के होने से पहले हम उसको बचा सकते हैं। ये करेक्टिव होता है, कॉस्ट हमने जब खर्चा कर दिया उसके बाद उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म का प्रोसेस होता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये हमारा प्री फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ काम करता है, इसमें कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है। कॉस्ट रिमेन सेम और कंट्रोल, इसमें जो कॉस्ट है हमारी वो सेम भी रह सकती है और कंट्रोल हो सकती है, मतलब लिमिट के अंदर रह सकती है। इसमें जो कॉस्ट है हमारी परमानेंटली रिड्यूस हो जाती है, खत्म नहीं होती, रिड्यूस होती है, थोड़ी रिड्यूस हो जाती है बस। इसमें मेथड यूज होते हैं बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सेट्रा। इसमें बेटर मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी आता है उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। इसमें डू नॉट इंक्रीज कॉस्ट, हमारा फोकस करता है कि हमारी कॉस्ट ना बढ़े और कॉस्ट हमारी और कम हो सके, उसमें फोकस करता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। और बेसिकली हमारा ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट बेसिक इसको समरी कह दूँ, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कीप कॉस्ट विद इन फिक्स लिमिट, एक लिमिट के अंदर रखना, उसको कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं हमारा। वाइल कॉस्ट रिडक्शन मीन्स परमानेंटली लोअरिंग द कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी, क्वालिटी के कम किए बिना कॉस्ट को कम करना हमारा कॉस्ट रिडक्शन कहता है। तो अगला था हमारा कितने टाइप की हमारी कॉस्टिंग क्या होती, कितने टाइप की होती है। जो कॉस्टिंग होती है हमारी मेनली टू टाइप्स की होती है, लेकिन उसके टाइप्स के अंदर टाइप्स हैं।
तो वो टू टाइप्स कौन होते हैं हमारे, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है एक हमारा मॉडर्न कॉस्टिंग है। तो सबसे पहले लाइन वाइज पढ़ते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग आता है हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर। उसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच जॉब सेपरेटली। ईच जॉब की जो कॉस्ट है उसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है कर कस्टमर ऑर्डर, लाइक प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर मेकिंग एक्सेट्रा। अगला था हमारा बैच कॉस्टिंग। क्या होता है, कॉस्ट इज कैलकुलेटिंग फॉर बैच फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। जो हमारे सिमिलर प्रोडक्ट के बैच हैं उनके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। ईच बैच इज ट्रीटेड लाइक वन जॉब। ईच बैच जो होता है उसको एक जॉब की तरह ट्रीट किया जाता है, लाइक मेडिसिन, बेकरी आइटम्स एक्सेट्रा। प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी होती है हमारी, वो कॉस्ट जो हमारी ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगती है। लाइक प्रोडक्शन में हमारे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एक दो तीन, जैसे एक पे इतनी कॉस्ट लग रही है, दूसरे पे इतनी लग रही है, जो हर स्टेज में हमारी कॉस्ट लग रही है, वो हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। यूज्ड व्हेन प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस। ये तब यूज किया जाता है जब हमारा प्रोडक्शन जो कॉस्ट कंटिन्यू रहता है, लाइक शुगर, सीमेंट, ऑयल, पेपर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। कॉन्ट्रास्ट कॉस्टिंग यूज फॉर बिग कंस्ट्रक्शन वर्क। ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट कॉस्टिंग का। कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट। कॉस्ट को जो कैलकुलेट किया जाता है पर यूनिट के ऊपर किया जाता है। यूज किया जाता है व्हेन ओनली वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। इसको तभी यूज किया जाता है जब एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो। यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट से पता लग रहा है एक प्रोडक्ट, लाइक ब्रिक मेकिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। ब्रिक मेकिंग के अंदर आप सारी ईटी बनाते हो, माइनिंग के अंदर भी सेम है। अगला आता है हमारा मॉडर्न कॉस्टिंग मेथड कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। इसमें सारी वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को नहीं, सारी वेरिएबल कॉस्ट को। हेल्प इन प्राइसिंग और प्रॉफिट डिसीजन। प्राइसिंग और प्रॉफिट डिसीजन में हमारी हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है ये। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होता है हमारा फिक्स होता है एडवांस में ही, पहले से ही हमारा फिक्स कॉस्ट होती है ये। एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ। कॉस्ट कंट्रोल में हमारा हेल्प करता है ये। अगला था हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक्चुअली ये दोनों सेम ही है तो इसको जरूरत नहीं है। अगला आठवां आता है हमारा एर्थ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उससे रिलेटेड एक सेपरेट क्वेश्चन भी मिल सकता है पेपर के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आपको उसके अंदर सीपेट क्वेश्चन मिलेगा, पेपर के अंदर मिल सकता है, मैक्सिमम चांसेस आपको मिलेगा इससे रिलेटेड। तो आप उसको थोड़ा डिटेल में और करोगे तो बेटर रहेगा। मैंने वैसे करा रखा है अलग से इसका क्वेश्चन बना के। कॉस्ट जो कैलकुलेट की जाती है वो हमारी परफॉर्मेंस, एक्टिविटी परफॉर्म के ऊपर की जाती है। ये मोर एक्यूरेट मेथड होता है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है ये वाला, और ये मॉडर्न बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर आगे। अगला आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बजटिंग। इनमें डिफरेंस क्या होता है, अकाउंटिंग और बजटिंग। अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड करती है, समराइज करती है हमारी पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो हमारी पास्ट में हो चुकी हैं। ये प्लानिंग करती है फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसेस, जो हमारी फ्यूचर में होने वाली इनकम और एक्सपेंसेस है उन पे। ये पास्ट ओरिएंटेड होती है क्योंकि ये पहली फ्यूचर में हो चुकी है, सॉरी पास्ट में हो चुकी हैं, ये फ्यूचर में होंगी, वो वाले ओरिएंटेड होती हैं। टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट और लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए की जाती है। टू प्लान कंट्रोल फ्यूचर एक्टिविटीज, फ्यूचर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी बजटिंग की जाती है। ये हमारी एक्चुअल फिगर्स होती हैं क्योंकि हमारी पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में पता नहीं होता हमारी इनकम कितनी होगी, एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो एस्टिमेटेड होती हैं ओनली ये प्रिपेयर की जाती है जब हमारी ट्रांजैक्शन हो जाती है उसके बाद। ये प्रिपेयर की जाती है बिफोर द पीरियड स्टार्ट, पीरियड स्टार्ट होने से पहले। पीरियड मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च से होने से पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है। शोज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपन, वो ये शो करता है जो ऑलरेडी हो चुका है। वो शोज व्हाट शुड बी हैपन, ये वो शो करेगा जो फ्यूचर में होएगा, मतलब जो हमारी इनकम इतनी बढ़ सकती है, एक्सपेंस हमारे इतने कम हो सकते हैं, वो ये शो कर सकता है। ये यूजर मैनेजमेंट, इन्वेस्टर और क्रेडिटर इसके यूजर होते हैं अकाउंटिंग के। ये मेनली मैनेजमेंट के द्वारा यूज की जाती है बजटिंग। इसमें लिमिटेड कंट्रोल होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग टूल और फॉर कॉस्ट कंट्रोल, इसमें कॉस्ट कंट्रोल के लिए स्ट्रॉन्ग टूल यूज किया जाता है बजटिंग के लिए। तो अगला आता है हमारा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। क्या होता है, उसके रिसेंट ट्रेंड क्या हुए मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के। सबसे पहले मैनेजमेंट रिपोर्टिंग चलते हैं, क्या होता है वो। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एक प्रोसेस है, प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना रिपोर्ट्स को मैनेजमेंट को, वो जो हेल्प करता है उनका डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कंट्रोल बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के ऑपरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
इस रिपोर्ट के अंदर होता है हमारा फाइनेंशियल डाटा, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड ऑपरेशनल डाटा। द रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनल यूजर्स के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है, मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, आउटसाइडर के लिए नहीं बनाई जाती। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एक सिस्टम है जहाँ पे प्रोवाइड करता है यूजफुल एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को, ताकि वो इफेक्टिव डिसीजन ले सके जो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इंटरनल पर्पस के लिए बनाई जाती है, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, ये इंटरनल यूजर्स के लिए, नॉट फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। ये डिसीजन ओरिएंटेड होती है, फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, उसके लिए बनाई जाती है। टाइमली एंड रेगुलर होती है, रिपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड पीरियोडिकली और एज रिक्वायर्ड। रिपोर्ट जो होती है पीरियोडिकली बनाई जाती हैं और टाइमली, जब उनको मांगा जाए। कॉम्प्रिहेंसिव होती है, मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर होती है। एनालिटिक होती है, प्रेजेंट करती है डाटा को एक अंडरस्टैंडेबल और समराइज्ड फॉर्म के अंदर जो समझ सके मैनेजमेंट इजीली। ये फ्लेक्सिबल होती है, कैन बी कस्टमाइज्ड एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, जैसा मैनेजमेंट चाहेगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर। ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के अंदर। फैसिलिटेट करती है कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस फॉर डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में मैनेजमेंट रिपोर्टिंग हेल्प करती है। हेल्प इन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, बजटिंग और फोरकास्टिंग में हमारी हेल्प करती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। एड्स इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करना मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। अगला आता है हमारा रिसेंट ट्रेंड क्या है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के अंदर। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, एडॉप्शन सॉफ्टवेयर लाइक ईआरपी सिस्टम, बीआई टूल्स एंड डैशबोर्ड्स। रिपोर्ट्स आर जनरेटेड फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। जो टेक्नोलॉजी का यूज करके रिपोर्ट्स जो है हम आजकल जल्दी बना लेते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। सॉफ्टवेयर लाइक ईआरपी सिस्टम, बीआई टूल, डैशबोर्ड्स एक्सेट्रा। रियल टाइम रिपोर्टिंग हम कर सकते हैं। मैनेजर कैन एक्सेस लाइव डाटा टू मेक इंस्टेंट डिसीजन। मैनेजर जो है लाइव डाटा को एक्सेस कर सकता है ताकि वो तुरंत डिसीजन ले सके। डाटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन, रिपोर्ट्स नाउ इंक्लूड चार्ट्स, ग्राफ्स एंड विजुअल समराइज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी अभी की रिपोर्ट्स आती हैं उनके अंदर हम चार्ट्स का, ग्राफ का, विजुअल समराइज का यूज करते हैं इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंटीग्रेशन फॉर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा, इसके अंदर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डाटा भी डाल सकते हैं। रिपोर्ट इंक्लूड इन्वायरमेंटल, सोशल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अलोंग विद द फाइनेंशियल डाटा। कस्टमाइज रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्ट्स आर टेलर्ड टू नीड्स ऑफ स्पेसिफिक मैनेजर और डिपार्टमेंट और मैनेजर की स्पेसिफिक नीड के ऊपर हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव रिपोर्टिंग होती है, एडवांस एनालिटिक्स हेल्प प्रिडिक्टिव फ्यूचर ट्रेंड्स एंड सजेस्ट पॉसिबल रिएक्शंस एक्शंस। ये हमारा जो फ्यूचर में पॉसिबल में होने वाली ट्रेंड्स हैं उसको हेल्प फाइंड करने में हेल्प करती है, जो हमारे पॉसिबल एक्शंस को पता करे, सजेस्ट करे पॉसिबल एक्शन उसके लिए क्या ले एक्शंस हमारे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेटर सब्सटीट्यूट देन इनकम स्टेटमेंट। एक फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है बेटर सब्सटीट्यूट है इनकम स्टेटमेंट का। फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था जो कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होता है, वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था ना ऊपर, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिफरेंस, वो वाला। तो पढ़ते हैं, पहले जानते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये शो करता है चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन में, जो चेंजेस हुए हैं ऑफ अ बिजनेस, एनालाइज करके सोर्सेज को और यूज करना फंड को एक ड्यूरिंग अ पीरियड। मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे चेंज हुए हैं एक बिजनेस के, कैसे हुए, बाय एनालाइजिंग करना सोर्सेज का और यूज ऑफ फंड्स का यूज करके। इनकम स्टेटमेंट में जो होते हैं हमारी रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट और लॉस को शो करता है एक पीरियड के दौरान। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है बेटर सब्सटीट्यूट है इनकम स्टेटमेंट का फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, क्योंकि फोकस ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शो करता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया है, हेल्पिंग मैनेजर अंडरस्टैंड द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो शो करता है कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया, मैनेजर को हेल्प करता है बिजनेस की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को पता करने में। इनकम, वहीं पे इनकम स्टेटमेंट जो है सिर्फ प्रॉफिट शो करता है एक बिजनेस का, नॉट चेंज इन रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं है, वो शो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ प्रॉफिट शो करता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हेल्प करता है प्लानिंग में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर कंट्रोल करना, कैश एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल करना भी बताता है। इनकम स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल एंड मेनली फोकस ऑन प्रॉफिट।
इनकम स्टेटमेंट जो है हमारा हिस्टोरिकल है और सिर्फ मेनली फोकस करता है हमारा प्रॉफिट के ऊपर और कुछ भी नहीं करता। शो सोर्सेज एंड यूज ऑफ फंड्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है आइडेंटिफाई करता है वेयर फंड कम फ्रॉम एंड हाउ दे वर यूज्ड। फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है हमारे पे फंड कहाँ से आएगा और उनको हमें कैसे यूज करना है। वहीं पे इनकम स्टेटमेंट बताता है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता इनकम स्टेटमेंट। बेटर डिसीजन मेकिंग टूल। हेल्प मैनेजमेंट इन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन डिसीजन। जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है बेटर इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंसिंग में और ऑपरेशनल डिसीजन के अंदर। वही हमारा इनकम स्टेटमेंट जो है अलोन कैन नॉट गाइड रिसोर्सेज एलोकेशन डिसीजंस। वहीं पे हमारा इनकम स्टेटमेंट इतना कुछ नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं बता सकता हमारा रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर एलोकेट करें। वो इनकम स्टेटमेंट सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बताता है हमारा। कंक्लूजन में बताएं तो वाइल एन इनकम स्टेटमेंट शोज प्रॉफिटेबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट सिर्फ जो शो करता है सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को करता है और कुछ भी शो नहीं करता। वहीं हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट जो प्रोवाइड करता है कंप्लीट पिक्चर फाइनेंशियल मूवमेंट के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, मेकिंग इट मोर यूजफुल फॉर प्लानिंग कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। हेंस फॉर मैनेजमेंट एनालिसिस फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड अ बेटर सब्सटीट्यूट देन द इनकम स्टेटमेंट। हेंस फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है ज़्यादा बेटर सब्सटीट्यूट है इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक मैनेजमेंट के लिए। अगला आता है हमारा व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस, क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है मैनेजर को बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर। सीवीपी एनालिसिस जो है एक स्टडी है, रिलेशनशिप है बिटवीन कॉस्ट सेल वॉल्यूम, मतलब आपने कितना सेल किया है, और प्रॉफिट के बीच में। इट हेल्प अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन कॉस्ट और सेल वॉल्यूम अफेक्ट द प्रॉफिट। कॉस्ट के अंदर चेंज और सेल वॉल्यूम के अंदर चेंज, कितना सेल किया है वो कैसे प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा ऑफ अ बिजनेस। सिंपल डेफिनेशन में कहें तो सीवीपी एनालिसिस एक टेक्निक है जो शो करता है प्रॉफिट कैसे चेंज होगा हमारा अगर हमारा सेल के अंदर चेंज हो, कॉस्ट के अंदर चेंज हो, प्रोडक्शन लेवल के अंदर चेंज हो, वो हमारे प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेगा। इसके दो फॉर्मूले हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स ने करी है कितनी और उसमें टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। एक आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाउ सीवीपी एनालिसिस हेल्प इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग। सीवीपी एनालिसिस कैसे हेल्प करता है मैनेजमेंट को बेटर डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहला आता है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस। हेल्प मैनेजर नो द मिनिमम सेल नीडेड टू कवर द कॉस्ट। ये मैनेजर को हेल्प करता है कि उसको मिनिमम सेल कितनी करनी है ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। ठीक है। प्रॉफिट प्लानिंग, प्लानिंग को प्रॉफिट को प्लान करने में हेल्प करता है। हेल्प डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड सेल टू अचीव डिजायर्ड प्रॉफिट। कितना प्रोडक्शन किया जाए, कितना सेल किया जाए ताकि हमारा जो हमने टारगेट कर रखा प्रॉफिट का उसको अचीव किया जा सके। प्राइसिंग डिसीजंस के अंदर हेल्प इन फिक्सिंग सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट टारगेट्स। कॉस्ट को सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में जो हमने कॉस्ट और प्रॉफिट को टारगेट कर रखा है उसके बेस के ऊपर। कॉस्ट कंट्रोल आइडेंटिफाई फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। आइडेंटिफाई करता है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो होनी होनी कॉस्ट है, और जो वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है वो कैसे इम्पैक्ट करेगी हमारे प्रॉफिट को। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन हेल्प चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन को प्रोडक्ट को चूज करने में हेल्प करता है जो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन हेल्प मैनेजमेंट डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस इन हाउस और बाय फ्रॉम आउटसाइड। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है, वो बताता है कि हम उसको खुद प्रोडक्शन करें कि हम उसको बाहर से खरीद लें। डिसीजन अंडर डिफरेंट सिनेरियो, डिसीजन कैसे लेते हैं अंडर डिफरेंट सिनेरियो के अंदर। मैनेजर जो है सिमुलेट करता है डिफरेंट सेल्स को, कॉस्ट सिनेरियो को, और उसके अकॉर्डिंग प्लान करता है। डिफरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कॉस्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने प्लान को प्लान करता है। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाउ इज रिफाइनमेंट ओवर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। Activity based costing cost is a costing method that assign indirect cost to product or services based on the activities that generate those cost। मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट है वो जितनी एक्टिविटीज से होकर निकलेगा उस पर इतनी उतनी ही कॉस्ट लगाई जाएगी। मान लो एक प्रोडक्ट है, एक पानी की बोतल है मान लो, वो जितनी एक्टिविटीज से होकर जाएगा, मान लो पहले प्लास्टिक बनेगी, प्लास्टिक के शेप बनेगी, फिर ढक्कन बनेगा, वो जितनी एक्टिविटीज से होता हुआ जाएगा उस पे उतना कॉस्ट लगाया जाएगा। समझ गए? इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो अब आता है हमारा इन सिंपल वर्ड्स
कॉस्ट आर ट्रेस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज दे रिक्वायर। कॉस्ट को ट्रेस किया जाता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उस पर जितनी एक्टिविटीज हुई हैं। इट इज मेनली यूज फॉर ओवरहेड एलोकेशन। इसको मेनली यूज किया जाता है ओवरहेड एलोकेशन का मतलब। ओवरहेड का मतलब होता है हमारा वो एक्टिविटीज जो बिजनेस को रन करने के लिए एक्टिविटीज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर मोर मशीन सेटअप और इंस्पेक्शन, इट विल असाइन मोर ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटीज। अगर एक प्रोडक्ट को ज्यादा मशीनों का सेटअप का रिक्वायरमेंट है तो उस पे ओवरहेड कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा उस एक्टिविटीज के अंदर। In simple language, activity based costing is a method of costing in which costs are assigned to product based on the activities performed to produce them। ठीक है, ये काफी बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता सकता था, मैंने वो बताया आपको। ये एक दोबारा बताता हूँ आपको मैं। ये वो कॉस्ट होती है, असाइन की जाती है प्रोडक्ट को, वो जितनी एक्टिविटीज से होकर निकलेगा टू प्रोड्यूस देम। अब एबीसी जो है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, कैसे रिफाइनमेंट है ओवर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हमारा ओवरहेड जो है एक सिंगल बेस को लेके किया जाता है, लाइक डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर एक्सेट्रा। इसमें जो एलोकेशन किया जाता है ओवरहेड का, वो मल्टीपल एक्टिविटीज से किया जाता है, दैट कॉस्ट। ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें ओवर कॉस्ट भी हो सकता है, अंडर कॉस्ट भी हो सकता है प्रोडक्ट, मतलब ज्यादा कॉस्टली भी हो सकता है, ज्यादा अंडर कॉस्ट भी हो सकता है। ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये ट्रू कॉस्ट बताता है हमारे प्रोडक्ट की, क्योंकि वो अलग अलग एक्टिविटीज से होकर निकला है। ये सिंपल टू यूज होता है हमारा ट्रेडिशनल वाला। भाई ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको यूज करने के लिए मोर डिटेल एक्टिविटी एनालिसिस चाहिए होती है। में मिसलीड प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट डिसीजन। ये जो हमारा प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको मिसलीड कर सकता है वो प्रोडक्ट डिसीजन में भी। हेल्प इन बेटर प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड कॉस्ट कंट्रोल डिसीजन। ये फोकस करता है प्रोडक्ट के ऊपर, ये फोकस करता है कितनी एक्टिविटीज से होकर वो निकला है, कितना रिसोर्सेज उसने कंज्यूम करा है, उसने कितना रिसोर्सेज कंज्यूम करा है। ये सूटेबल होता है हमारा सिंपल प्रोडक्शन के लिए, सूटेबल होता है। ये सूटेबल होता है हमारा डाइवर्स प्रोडक्ट के लिए, डाइवर्स विद हाई ओवरहेड एड्स। डाइवर्स प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स। इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे एबीसी ओवर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के। सबसे पहला, ये मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की जो एक्यूरेट कॉस्ट होती है वो हमें बताता है। हेल्प करता है आइडेंटिफाई करना हाई कॉस्ट एक्टिविटीज। हेल्प करता है हमारी जो ज्यादा कॉस्ट एक्टिविटीज, जो हमारे ज्यादा कॉस्ट खा रही है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सपोर्ट बेटर प्राइसिंग डिसीजंस, बेटर प्राइसिंग डिसीजन में हमारी हेल्प करता है। इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, कॉस्ट को रिड्यूस करने में, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। हेल्प्स इन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड कस्टमर। ये दोबारा मैंने उसको इजी और इजी लैंग्वेज में समझा रखा है। ये मैं कहूँगा, आप ये वाला एबीसी का क्वेश्चन है ना, आप इसको डेफिनेटली करना। आपको ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 100% आपको ये पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2-3 साल से रिपीट हो रहा है, तो मे बी अ चांस कि ये इस साल भी रिपीट हो, ज़्यादा चांसेस है इस साल भी रिपीट होगा। अब आता है हमारा ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, उसके वेरियस ट्रांसफर प्राइस के मेथड क्या क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले ट्रांसफर प्राइस जानते हैं। ट्रांसफर प्राइस एक प्राइस है जहाँ पे गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन डिविजन्स और डिपार्टमेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर किया जाता है हमारे गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज को। ट्रांसफर बोले तो सेल किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन वन डिपार्टमेंट सेल्स टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन द सेम कंपनी। सेम कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे सेल हो रही है प्रोडक्ट की। ये हेल्प करता है एवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट एलोकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, डिवीजन ए प्रोड्यूसेस अ कंपोनेंट एंड सेल इट टू डिवीजन बी। द प्राइस चार्ज बाय डिवीजन ए टू डिवीजन बी इज अ ट्रांसफर प्राइस। एक ए डिवीजन है, वो प्रोड्यूस करता है कंपोनेंट और सेल करता है डिवीजन बी को, तो जो प्राइस चार्ज करेगा डिवीजन ए डिवीजन बी से, वो हमारा ट्रांसफर प्राइस कहलाएगा। ट्रांसफर प्राइस इज अ इंटरनल सेलिंग प्राइस बिटवीन डिविजन्स ऑफ द सेम कंपनी। सॉरी फॉर द हॉर्न। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ट्रांसफर प्राइस के? टू एवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिवीजन। ये एवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस एक डिफरेंट डिविजन्स के अंदर। कॉस्ट को कंट्रोल और इंप्रूव एफिशिएंसी में हेल्प करता है।
अवॉइड टैक्स और प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन डिविजन्स, डिविजन्स के बीच में टैक्स को अवॉइड करना और प्रॉफिट शेयरिंग को रोकता है ये। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। टू लाइक मेक और बाय और प्रोडक्शन प्लानिंग। अब मेथड कौन कौन से हैं हमारे ट्रांसफर प्राइस के अंदर? सबसे पहला आता है हमारा कॉस्ट बेस्ड मेथड। इसके अंदर आ जाता है हमारा सबसे पहले फुल कॉस्ट मेथड। इसके अंदर तुम्हारी जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो तुम्हारी लगनी है, वो तुम्हारे प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट है जो तुम्हारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, वो तुम्हारी पूरी कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल एंश्योर कॉस्ट रिकवरी बट मे नॉट एनकरेज एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को एनकरेज नहीं करता है। वेरिएबल कॉस्ट मेथड, इसमें तुम्हारी सारी वेरिएबल कॉस्ट आएंगी जो तुम्हारी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होती हैं। एनकरेज प्रॉफिट फॉर बाइंग डिवीजन बट मे नॉट कवर फिक्स कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, प्राइस बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्राइस जो होता है वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर रखा जाता है। अब सेकंड आता है हमारा मार्केट बेस्ड मेथड। प्राइस इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो वो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में क्या प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। गुड इफ अ मार्केट एग्जिस्ट एंश्योर फेयर कंपैरिजन बिटवीन डिविजन्स। नेगोशिएटेड, तीसरा आता है हमारा नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस। कौन सा होता है? डिविजन्स म्यूचुअली एग्री ऑन द प्राइस, जो दो डिवीजन है वो म्यूचुअली एग्री करती हैं एक प्राइस पे, वो हमारा नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस कहलाता है। एनकरेज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बढ़ता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। मे बी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि ये बोले कि नहीं 80 कर लो, ये बोले कि 100 कर लो, तो जाके इनमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, जाके ये लोग एक अमाउंट पे एग्री करते हैं। डुअल ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? इसमें दो प्राइजेस को यूज किया जाता है, ये बहुत तेज चलते हैं। ये सेलिंग डिवीजन क्या करती है, रिकॉर्ड करती है ज्यादा प्राइस को। सेलिंग डिवीजन बोली कि हमने तो उसको 120 का सेल करा है, लेकिन बाइंग डिवीजन अपने में रिकॉर्ड करेगी भाई हमने तो लोअर प्राइस पे खरीदा, हमने तो 70 रुपए का खरीदा जी। दोनों जो डिविजन है उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि भाई हमने तो 120 का बेचा है, और इसको भी सेटिस्फेक्शन मिल गया भाई हमने कम का खरीदा, इसने बोला ज्यादा का खरीदा। ये हमारा डुअल ट्रांसफर प्राइस होता है। ये यूज किया जाता है सेफ सेटिस्फाई के लिए, बोथ डिवीजन के लिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, क्या होता है पहले वही जानते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक पार्ट है डिपार्टमेंट का, जो डिवीजन का, एक ऑर्गेनाइजेशन के, वेयर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज, कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रॉफिट एक यूनिट के अंदर। यहाँ पे सिर्फ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा एक्टिविटीज के लिए, कॉस्ट के लिए, रिवेन्यू के लिए, प्रॉफिट के लिए। इसके टाइप्स कौन कौन से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के? ये एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट के अंदर तुमसे पेपर के अंदर पूछ सकते हैं, तो इन्हें अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। मैंने वैसे बाद में एक्सप्लेन कर रखा है इनको, और पर ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा इनको। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? इसमें सारी कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिवेन्यू सेंटर में रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर रिवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रॉफिट सेंटर के अंदर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड असेट के अंदर, इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा प्रॉफिट्स के लिए और असेट्स के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? सबसे पहला फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी होता है। मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस के लिए, यूनिट, उसकी यूनिट के परफॉर्मेंस के लिए मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। मेकिंग इट क्लियर हु इज अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के लिए कौन अकाउंटेबल होगा। फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, हेल्प मेजर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंट एंड मैनेजर। जो मैनेजर है वो हेल्प होता है उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए, हेल्प हो जाती है उसकी। इंप्रूव कॉस्ट कंट्रोल, बाय फोकस ऑन कॉस्ट इन ईच यूनिट इट एनकरेज बेटर कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। इन कॉस्ट कंट्रोल को हेल्प करने में मदद करता है मैनेजर को। मैनेजर का अगर उस पर पूरा कंट्रोल होगा तो वो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में मदद करेगा, उसे पता है कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। फिर असिस्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो हायर अथॉरिटी होती है वो डिसीजन मेकिंग की पावर मैनेजर को दे देती है जब इसको यूज करते हैं हम। तो हेल्प इट डेलीगेट अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी होती है डेलीगेट कर देती है अपनी अथॉरिटी मैनेजर्स को, डिसीजन मेकिंग टू डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फॉर डिसीजन लाइक प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एनकरेज करती है मोटिवेशन, मैनेजर को जो है मोटिवेशन मिलता है कि उस पर अथॉरिटी है अब। मैनेजर आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर व्हेन देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड।
मैनेजर जो है मोटिवेट हो जाता है जब उसको पता लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। एड्स इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, हेल्प इन बजटिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर हेल्प होता है, बजटिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन के अंदर, वेरियस डिपार्टमेंट। तो अगला आता है हमारा एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट सेंटर, रिवेन्यू सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। ये एक स्टार क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीटेड हो चुका है 2-3 बार पीवाईक्यू में, तो मैंने इसलिए डाल लगा इसको, आप इसको ढंग से पढ़ लेना। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर जो है हमारा पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट, नॉट रिवेन्यू और प्रॉफिट। ये ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है जहाँ पे मैनेजर सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। टू कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट, एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट पे फोकस होता है, नॉट रिवेन्यू और प्रॉफिट। सेम गोस फॉर रिवेन्यू सेंटर, रिवेन्यू सेंटर के अंदर ओनली रिवेन्यू पे फोकस होता है। रिवेन्यू सेंटर इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर गेटिंग जनरेटिंग रिवेन्यू, नॉट फॉर कॉस्ट और प्रॉफिट। सिर्फ रिवेन्यू को जनरेट करने पे मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर। टू मैक्सिमाइज सेल और रिवेन्यू, सेल को मैक्सिमाइज करे और रिवेन्यू बढ़ा सके। सेल्स डिपार्टमेंट लाइक मार्केट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, इसमें सिर्फ रिवेन्यू पे फोकस होता है और ना कि कॉस्ट पर, प्रॉफिट पे। अगर सॉरी हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा हो तो। थर्ड आता है हमारा प्रॉफिट सेंटर क्या होता है। अब प्रॉफिट सेंटर एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है बोथ रिवेन्यू एंड कॉस्ट के लिए। ये वो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे जो मैनेजर है वो रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देयरफॉर प्रॉफिट। पर्पस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मेनली इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज रिस्पॉन्सिबल जो है प्रॉफिट के लिए होता है, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे मेन पर्पस। जैसे अ ब्रांच ऑफ अ बैंक, रिटेल आउटलेट, अ प्रोडक्ट डिवीजन, इसमें मेन फोकस जो होता है प्रॉफिट के ऊपर ही होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेथड ऑफ अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फाइनेंशियल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजर, फाइनेंशियल मेथड कौन से होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सबसे पहला आता है हमारा कॉमन फाइनेंशियल मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर प्रॉफिट अर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जितना आपने कैपिटल मतलब अपने जितना पैसा एक बिजनेस के अंदर लगाया है, मानो 100 लगाया है, आपने उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया है, रिटर्न कितना, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, वो हमारा ROI कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपने नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। अब ब्रांच इन्वेस्टेड 10 लाख रुपए एंड अर्न 2 लाख रुपए, ROI इज इक्वल टू 20। कैसे निकला ये, प्रॉफिट हुआ हमारा 2 लाख रुपए और कैपिटल एम्प्लॉयड थी हमारी 10 लाख रुपीज। एक सेकंड, 2 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था एंड 10 लाख रुपए हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। इसको इंटू करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 ये 4 जीरो इससे कट गई, तो 20% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट रेशो। मेजर प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू सेल, सेल के रिलेटिवली प्रॉफिट कितना अर्न किया है उसको मेजर करता है ये। इसका फॉर्मूला प्रॉफिट मार्जिन का, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू में 100। मान लो एक कंपनी की सेल है 5 लाख की, प्रॉफिट अर्न किया है 50,000 का, तो प्रॉफिट मार्जिन 10। सेम ऐसे गया, प्रॉफिट 50,000 का था हमारा, अपॉन में सेल हमारी 5 लाख की थी, इनटू में 100 कर देंगे। सॉरी फॉर दिस, 50,000 की आपकी प्रॉफिट थी, 5 लाख आपके सेल थी, इनटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से ये कट गई, 50%, और सॉरी 10 से ये कट गया 10%। 10% आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक्शन में इसको रिमूव कर दूँ। हाँ चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्निंग पर शेयर कितना होता है। मेजर प्रॉफिट अर्न पर शेयर फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने हमारे एक शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न किया है, वो हमारा अर्निंग पर शेयर कहलाता है। बजटरी कंट्रोल एंड वेरियस एनालिसिस, कंपेयर करता है हमारी एक्चुअल कॉस्ट और रिवेन्यू को बजटरी फिगर के साथ, जो हमने एनालाइज किया था, मतलब हमने फ्यूचर में सोचा था कि हमारा इतना रिवेन्यू होगा, इतनी कॉस्ट होगी, ये उसके हिसाब से अगर एक्चुअल को हम कंपेयर करते हैं,
हमने बजट सोचा था 1 लाख का, एक्चुअल हमारी 90,000 की वेरियंस आया, हमारा 10,000 का लॉस आया। हमने सोचा था कि हमारी 1 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारा 90,000 का प्रॉफिट हुआ, ओनली 10,000 हमारा लॉस हो गया। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडिड मेथड। मेजर वेदर द बिजनेस जनरेट प्रॉफिट अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मेजर करता है क्या बिजनेस में एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट किया है हमारी कॉस्ट के ऊपर, कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट लगी है उस पे हमने प्रॉफिट जनरेट किया है नहीं किया, उसको मेजर करता है ये। उसके बाद आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। दिस मेथड uses नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स टू मेजर परफॉर्मेंस, फोकस ऑन एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कॉमन नॉन फाइनेंशियल मेथड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस से पूरा सेटिस्फाई है? मेजर थ्रू सर्वेज, फीडबैक एंड रिपीट बिजनेस से हम इसे पता कर सकते हैं। कस्टमर रेटिंग 4.5 है, ये सर्विस क्वालिटी बेस्ट है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी से हम पता कर सकते हैं क्या हमारा बिजनेस फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली मेजर कर सकते हैं, बढ़िया कर रहा है नहीं चल रहा। थर्ड हमारा आएगा क्वालिटी मेजर। ट्रैक डिफेक्ट रेट, क्या हमारे ज़्यादा नुकसान का, ज़्यादा बेकार प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं, रिटर्न्स ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे कस्टमर कंप्लेंट हमारी ज़्यादा कर रहे हैं, उससे हमें पता लगता है हमारी परफॉर्मेंस मेजर कैसे चलती है। मार्केट शेयर, मेजर परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप्चर। मेजर करते हैं हमारी परसेंटेज का, हमने कितनी मार्केट कैप्चर कर रखी है। इनोवेशन एंड R&D परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट हम कितने लॉन्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ये सब। पेटेंट हम कितने फाइल कर रहे हैं। पेटेंट मतलब हमारा प्रोडक्ट और कोई यूज नहीं कर सकता, जैसे नाइकी का साइन है ये, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, नाइकी कंप्लेंट डाल देगा उसके ऊपर। सिक्स्थ आता है हमारा डिलीवरी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। टाइमली हम डिलीवरी कर रहे हो कस्टमर को, प्रोडक्शन डाउन टाइम कर रहे हो, साइकिल टाइम कर रहे हो, ये हमारा ये 6 पॉइंट बताता है। वो अगला हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस बजटिंग एंड प्रोग्राम बजटिंग। सॉरी यहाँ इस साउंड के लिए। तो परफॉर्मेंस बजटिंग और प्रोग्राम बजटिंग शोज कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ एक्टिविटीज। ये शो करता है हमारी कॉस्ट को और एफिशिएंसी हमारी एक्टिविटीज को। ये शो करता है हमने जो मनी एलोटेट किया है प्रोग्राम और उनके रिजल्ट को चेक करता है। ये फोकस करता है एक्टिविटीज को और उनको कैसे किया गया, हाउ दे आर डन। ये प्रोग्राम और व्हाट दे अचीव, ये फोकस करता है हमारा प्रोग्राम के ऊपर और उन्होंने उस प्रोग्राम से क्या अचीव किया है। टू मेजर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करता है। टू कंट्रोल कॉस्ट एंड कंट्रोल कॉस्ट। टू प्लान एंड अचीव प्रोग्राम गोल्स। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है एक्टिविटीज और फंक्शन से, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोग्राम से, प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ये यूज करता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर को मेजर के लिए। ये यूज करता है, मेजर करता है प्रोग्राम आउटकम, उनके रिजल्ट को मेजर करता है। ये हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में और एफिशिएंसी को बढ़ाने में। ये हेल्प करता है बजट को प्लान करने में, एवुलेट करने में, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम। इसका एग्जांपल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। एक इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी बाय पावर प्लांट। ये बजट फॉर रूरल हेल्थ प्रोग्राम एंड नंबर ऑफ पेशेंट सर्व्ड। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजटरी कंट्रोल सिस्टम? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजटरी कंट्रोल सिस्टम? व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन इंस्टॉलिंग बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न? डिस्कस इस एडवांटेजेस, लिमिटेशन इन डिटेल। स्टार क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। Budgetary control system is a system where budgets are prepared for all activities of an organization and actual performance is compared with the budgeted performance to control cost, plan resources and achieve business objectives. तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम होता है कि हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमारी इस साल सेल जाएगी, डिसाइड करते हैं मतलब एक्सपेक्टेड करते हैं इतनी सेल जाएगी, इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, कितना हमारा एक्सपेंस होगा, ये सब हम पहले से एक्सपेक्टेड कर लेते हैं, वही हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम होता है। और फिर जो बाद में वो हो जाता है तो हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं हमारी बजटेड परफॉर्मेंस के साथ। सिंपल डेफिनेशन में कहें तो बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस है, प्रिपेयर करना बजट को, कंपेयर करना एक्चुअल रिजल्ट को उसके साथ और उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शंस को लेना। अब इसके अंदर स्टेप इन्वॉल्व कौन से होते हैं बजटरी कंट्रोल को एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर लाना? सबसे पहला एस्टिब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करना, लाइक प्रॉफिट प्रोडक्शन टारगेट कितना रहेगा, कॉस्ट रिडक्शन कितना रहेगा, वो सब। प्रिपेयर करना बजट्स को, प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट लाइक प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट एक्सेट्रा। इन सब में पहले से हम सोच लें कि इस साल हमारा इतना ये होगा, प्रोडक्शन बजट इतना होगा, सेल बजट इतना होगा, पहले से डिसाइड कर लें। अप्रूवल ऑफ बजट, बजट हमने डिसाइड कर लिया, उसका अप्रूवल लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, टॉप मैनेजमेंट से कि हाँ ठीक है ये तो हमारा अप्रूव्ड है। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ बजट, बजट को कम्युनिकेट करना, शेयर द अप्रूवल बजट विद ऑल द डिपार्टमेंट एंड मैनेजर। जो अप्रूव बजट है, जो टॉप मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया है, उसको सारे डिपार्टमेंट में और मैनेजर को शेयर करना। एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, अब हमने अप्रूव करा लिया, टॉप मैनेजमेंट है, अब उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना एक बिजनेस के अंदर। 6 पॉइंट आता है हमारा रिकॉर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमने एक्चुअल जो बजटरी प्रॉब्लम थी उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना, मतलब कलेक्ट करना डाटा एक्चुअल प्रोडक्शन का, सेल्स का, कॉस्ट का एक्सेट्रा। कंपेयर करना, एनालाइज करना, एक्चुअल रिजल्ट को बजटरी फिगर के साथ कंपेरिजन करना, कंपेयर करना। आइडेंटिफाई वेरिएंसेस, वेरिएंस मतलब कितना अंतर आया है उनके बीच में। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शंस को लेना उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा हमने सोचा था कि 1000 का सेल जाएगा लेकिन हमारा सिर्फ 900 का हुआ है, तो मतलब हमारा 100 रुपए का 100 का सेल कम हुआ है, हमारा लॉस हुआ है ये, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना। इन्वेस्टिगेट करना क्यों हमारे वेरिएंस क्यों आया है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना। फीडबैक और रिव्यू लेना, रेगुलरली रिव्यू बजट्स, अपडेट फॉर फ्यूचर पीरियड्स। थर्ड आता है हमारा एडवांटेजेस क्या होते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के, हमने उसको बना लिया, लागू भी कर दिया, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये प्लानिंग में हेल्प करता है। प्रोवाइड अ डिटेल प्लान फॉर प्रोडक्शन, सेल एंड कॉस्ट, ये एक डिटेल प्लान प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के अंदर, सेल के अंदर और कॉस्ट के अंदर। कॉस्ट कंट्रोल करता है, वही हमारी कॉस्ट को कम कर देने में हेल्प करता है। हाईलाइट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जहाँ पे फालतू का खर्चा हो रहा है, ओवर स्पेंडिंग हो रही है, उसको हटाता है, हाईलाइट करता है। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन कहता है, मेजर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की एफिशिएंसी को मेजर करता है और डिपार्टमेंट की भी एफिशिएंसी को मेजर करता है। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, सेट टारगेट सेट करता है डिपार्टमेंट का और एम्प्लॉय का। ये असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड, प्राइसिंग से, प्रोडक्शन रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप मैनेजमेंट को। कोऑर्डिनेशन, एंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर टूवर्ड्स कॉमन गोल, ये बताता है कि सारे डिपार्टमेंट को एक गोल की तरफ जाना है। एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। उनका एक गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और भी गोल होते हैं, मैं आपको एक बता रहा हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उन सबको उस गोल की तरफ, एक तरफ टूवर्ड मतलब एक तरफ काम करना है। ये वेस्ट को प्रिवेंट करता है, जो फालतू का वेस्ट हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है, आइडियल टाइम को, ओवर प्रोडक्शन को हटाता है, रिसोर्स को, वेस्टेज को बंद करता है, रिमूव करता है। इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, अब हर चीज़ के फायदे नहीं होते, कुछ चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान जानते हैं, ये रिगिड और इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये इनफ्लेक्सिबल होता है। बजट में नॉट एडेप्ट सडन मार्केट चेंजेस, बजट जो है सडन मार्केट में, जो मार्केट में तुरंत चेंज हुए हैं उनको एडेप्ट नहीं करता। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग रिक्वायर लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट, इसको बनाने और मॉनिटर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मनी लगती है। ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। इनकरेक्ट एस्टिमेशन कैन मेक बजट यूजलेस, इनकरेक्ट एस्टिमेशन हमारे बजट को एकदम यूजलेस कर देगा। मे डिस्करेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को डिस्करेज करता है। जो एम्प्लॉय में फोकस ऑन मीटिंग, ओनली ऑन मीटिंग बजट टारगेट्स, जो एम्प्लॉय है वो ओनली बजट टारगेट के लिए काम करेगा और किसी काम के लिए नहीं करेगा, वो अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा उसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सेटिंग अप अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ स्किल्ड स्टाफ, बजटरी बनाने के लिए एक स्किल्ड स्टाफ की जरूरत होगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये शॉर्ट टर्म फोकस होता है। मे इग्नोर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को ये इग्नोर कर देता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फायदेमंद होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला हमारा आता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, एक रफ गैस होता है कॉस्ट का बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले पता, एक रफ गैस करना कि हमारी कॉस्ट कितनी लगेगी उस प्रोडक्शन के अंदर। ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, कैलकुलेट की जाती है केयरफुली फॉर प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन से पहले ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो कैलकुलेट की जाती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू प्लान करना और गिव अ क्योर देना। टू कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, एवेल्युएट करना परफॉर्मेंस को, एवेल्युएट मतलब बढ़ाना परफॉर्मेंस को, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और रफ डाटा। ये पास्ट एक्सपीरियंस और रफ डाटा के ऊपर बेस्ड होती है। ये बेस्ड होती है साइंटिफिक कैलकुलेशन के ऊपर, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की। ये लेस एक्यूरेट होती है क्योंकि ये बस रफ डाटा होता है। ये मोर एक्यूरेट होती है क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड की जाती है। ये मेनली फॉर बजटिंग और कोटिंग प्राइस के अंदर यूज की जाती है। ये मेनली क्या है? कॉस्ट कंट्रोल और वेरियस एनालिसिस के अंदर यूज की जाती है। इसके एग्जांपल, कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 चेयर इज 50,000। ये बस एक अंदाजा है। कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 चेयर इज मटेरियल इज 300, लेबर इतना 500 रुपये। ये एक एस्टिमेटेड है, साइंटिफिक निकाला गया फॉर्मूले के थ्रू कि मटेरियल इतने का है, लेबर इतने की है, ओवरहेड इतने का है। ये तो एक चेयर का इतना खर्चा आ रहा है हमारा। तो अगला आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच में। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? ये जो होता है इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है, फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो। फिक्स्ड मतलब प्रोडक्शन के टाइम पे वो प्रोडक्शन जीरो हो भले ही, वो तुम्हारी लगनी लगनी है, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब वगैरह। वेरिएबल जो तुम्हारा प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है व्हेन कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट काउंट होती है फॉर द प्रोडक्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर सेपरेट, फिक्स्ड कॉस्ट सेपरेट होती है, इसमें कैलकुलेट नहीं होती, काउंट नहीं होती। इंक्लूड इन द प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है, इसमें इंक्लूड नहीं होती है। वो जो ट्रीट की जाती है एक पीरियड कॉस्ट के रूप में ट्रीट की जाती है। इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है? जो प्रॉफिट है उसको सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर देंगे। टोटल कॉस्ट के अंदर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आएंगे। प्रॉफिट सेम रहेगा, सेल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे और माइनस फिक्स कॉस्ट को। इसमें अलग अलग माइनस करेंगे, मतलब सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे और फिक्स कॉस्ट को बाद में माइनस करेंगे। ये यूजफुल किस लिए है? स्टॉक वैल्यूएशन में गुड करता है, गुड है, और प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजफुल है। ये मैनेजमेंट के डिसीजन में यूजफुल है फॉर लाइक प्राइसिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एक्सेट्रा। ये ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट इन ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। ये कम होती है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट इसके अंदर नहीं होती है। ये लेस यूजफुल है शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बनी है। ये मोर यूजफुल है शॉर्ट टर्म के अंदर एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। स्टॉक वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ये लोअर होती है क्योंकि इसमें एक्सक्लूड होती है, मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये मेरा जो नोट्स है मैंने ओनली 29 रुपये के बनाए हैं। ये बहुत चीप हैं जितने आप डेली के खर्चे कर देते हो, और ये इंपॉर्टेंट आपको जो नोट्स हैं आपको पेपर में पास होने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आप देख सकते हो मैंने कितना डिटेल में पढ़ा रखा है और कितना ईजी वे के अंदर पढ़ा रखा है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसको भी ये नोट्स परचेज करने हो मेरे को व्हाट्सअप पे टेक्स्ट कर सकता है, मैं बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है? ये देखता है, लुक एट द डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन टू चॉइस। टू चॉइस कौन सी होती है? एक कंपनी के अंदर कंपनी चाहे तो उस प्रोडक्ट को खुद बना सकती है, मेक कर सकती है, या उसको बाहर से खरीद सकती है। ये उन दो चॉइस के बीच में डिफरेंट को देखता है, उनके बीच में कॉस्ट के डिफरेंस को देखता है। इसमें क्या देखता है? ये देखता है वेरिएबल कॉस्ट को, एक मेकिंग अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है, ये उसको देखता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका मेन पर्पस क्या होता है? हेल्प चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। ये हेल्प करता है दो ऑप्शन के बीच में चूज करने का कि हम एक उस ऑर्गेनाइजेशन किसको उठाए, उस प्रोडक्ट को खुद बनाए या खरीदे बाहर से। ये हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, सेट प्राइस करने में एंड प्लान प्रोडक्शन में। कॉस्ट कंसिडर की थी ओनली कॉस्ट दैट चेंजेस बिटवीन ऑप्शंस, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर सेपरेट। ये यूजफुल फॉर डिसाइडिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव, ये यूजफुल है डिसाइड करना ऑल्टरनेटिव के बीच में। ये यूजफुल है प्राइसिंग में, प्रोडक्शन में और ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर। इसका एग्जांपल, कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन मेकिंग 100 चेयर वर्सेस 100 टेबल। कॉस्ट टू मेक 1 चेयर, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो अगला आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इम्प्यूटेड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है हमारा? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन चॉइस इज मेड। फॉर एग्जांपल, तुम पे 100 रुपये हैं मान लो, तुम उससे चाहो तो मोमोज खरीद सकते हो, चाहे समोसा खरीद सकते हो। तो तुमने मान लो उससे मोमोज खरीद लिए उन 100 रुपये से, तो तुमने उस समोसे को छोड़ दिया, तो तुम्हारा इसके अंदर मोमोज जो है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। मतलब तुमने मोमोज के लिए समोसे को छोड़ दिया, तो समोसा तुम्हारा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया।
इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? द नोशनल और थियोरेटिकल कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज यू ऑलरेडी ओन, नॉट इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो तुम पे एक बिल्डिंग है, घर है तुम्हारा एक, तुम उसको एक ऑफिस की तरह यूज कर रहे हो। तुम उसमें एक्चुअली कोई रेंट तो पे नहीं कर रहे हो, तुम उसको अपने, तुम्हारा ही घर है वो, लेकिन तुम उसको ऑफिस की तरह यूज कर रहे हो। वहीं पे अगर तुम उसको कहीं से रेंट करते हो, तुम्हारा वो एक्चुअल कैश पेमेंट उसमें जाती, लेकिन उसमें तुम्हारा खुद का ऑलरेडी ओन हो, तुम्हारा ही घर है वो, और तुम उसको रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, उसमें कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वही हमारा इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है। और जो लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट जानते हैं क्या होता है, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है पर थोड़ा एडवांस होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये कॉस्ट कैलकुलेशन और इंटरनल एवेल्यूएशन में हेल्प करता है। इसमें कोई भी कैश पेड नहीं होता, इट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें भी कोई एक्चुअली कैश फ्लो नहीं होता है, क्योंकि वो तुम खुद यूज ओन रिसोर्सेज है हमारा। इफ यू यूज योर ओन बिल्डिंग यू ओन फॉर फैक्ट्री, यू लॉस रेंट, you could have earn opportunity cost is equal to rent. Use your own machinery for production, the cost of using it is imputed in the production cost of। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन रिलीवेंट कॉस्ट एंड इररिलीवेंट कॉस्ट। रिलीवेंट कॉस्ट कौन सी होती है तुम्हारी? वो कॉस्ट जो तुम्हारे डिसीजन से, फ्यूचर कॉस्ट होती है जो तुम्हारे डिसीजन से चेंज हो सकती है। इररिलीवेंट कॉस्ट कौन सी होती है? कॉस्ट दैट डज नॉट मैटर फॉर अ डिसीजन, जो तुम्हारे डिसीजन से चेंज नहीं होगी, बिकॉज इट विल नॉट चेंज, तुम्हारे डिसीजन से चेंज होगी नहीं वो। ये जो है तुम्हारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इग्नोर वाइल मेकिंग डिसीजन, इसको इग्नोर किया जाता है हम डिसीजन लेते वक्त। इसमें यूजुअली इन्वॉल्व फ्यूचर कैश आउटफ्लो, फ्यूचर में होने वाले कैश फ्लो को मेजर किया जाता है इसके अंदर। इसमें मे और मे नॉट इन्वॉल्व कैश। इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, कॉस्ट टू एक्सेप्ट अ स्पेशल ऑर्डर, एग्जांपल इसका पास्ट परचेज, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ऑलरेडी पेड रेंट, ये सब इसके एग्जांपल है। एक्स्ट्रा कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट, इंपॉर्टेंट फॉर मेक और बाय स्पेशल ऑर्डर एंड प्राइसिंग, नॉट कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली 6 सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सेलिंग प्राइस में बी फिक्स्ड एट अ प्राइस विच इज लेस देन द वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट से भी लेस देन में अपना सेल करते हैं? सबसे पहला, आइडियल मशीन और फैक्ट्रीज, इफ मशीन और फैक्ट्री आर नॉट वर्किंग इट्स बेटर टू सेल एट अ लोअर प्राइस देन वेस्टिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है अगर मशीन और फैक्ट्री वर्किंग में नहीं है तो उनको सेल करना ज़्यादा बढ़िया, लोअर प्राइस में ही, उनकी कैपेसिटी को वेस्ट करने से बढ़िया। स्पेशल ऑर्डर के अंदर, फॉर वन टाइम और बल्क ऑर्डर अ कंपनी में एक्सेप्ट लो प्राइस टू कीप द कस्टमर एंड यूज द कैपेसिटी। मतलब क्या है, एक वन टाइम और बल्क ऑर्डर के अंदर कंपनी जो है लो प्राइस एक्सेप्ट कर लेती है ताकि कस्टमर उसके बने रहे और यूज कर सके कैपेसिटी अपनी कंपनी की, मशीन्स की। न्यू मार्केट और प्रोडक्ट लॉन्च, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और एंटरिंग अ न्यू मार्केट कंपनीज में सेल चीप टू अट्रैक्ट कस्टमर। जब कंपनी मार्केट में उतरती है तो वो जो अपना प्रोडक्ट है और तो उसको कम प्राइस पे बेचती है ताकि वो मार्केट के अंदर टिकी रहे। ओल्ड एंड ऑब्सोलेट स्टॉक, ऑब्सोलेट स्टॉक, टू क्लियर ओल्ड आइटम एंड एक्सपायर्ड गुड्स सेल देम एट अ लो प्राइस इंस्टेड टू ऑफ कीपिंग देम। जो हमारा पुराना आइटम है, एक्सपायर्ड गुड्स है, उसको लो प्राइस पे सेल कर देना इंस्टेड ऑफ कीपिंग, उनको संभाल के रखने के बजाय। कंपटीशन मार्केट के अंदर, टू स्टे इन द मार्केट और compete with the rivals प्राइस में भी टेम्परली बी लोअर देन द कॉस्ट। मार्केट में टिके रहने के लिए और कॉम्पीट करने के लिए राइवल के साथ प्राइस जो है थोड़े टाइम के लिए लोअर कर दिए जाते हैं कॉस्ट से। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के टाइम पे, इफ मोर यूनिट आर प्रोड्यूस देन नीडेड, अगर ज़्यादा यूनिट बना दी जाए नीड से ज़्यादा, तो जो एक्स्ट्रा नीड है उनको कम प्राइस पे सेल कर देते हैं ताकि रिकवर कर सके अपना पार्ट कॉस्ट का, इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे। तो हमारे ये नोट्स हैं 29 रुपीज़ के हैं, आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9990836773। व्हाट्सअप आप कॉल कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रखी हैं, आप देख रहे हैं नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आगे प्रैक्टिकल भी आएंगे, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। मैंने इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं डाले हैं, तो हमारे पास 3 से 4 ही प्रैक्टिकल होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं और इजी है करने में, कि हर कोई बंदा कर लेगा इजीली पेपर से पहले भी। तो सबसे पहला जो हमारा प्रैक्टिकल है, एच लिमिटेड है, उसने अप्रैल 24 के लिए बजट सेल और एक्चुअल सेल दे रखी है। बजट सेल मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, एक्चुअल सेल भी मैंने पढ़ाया। बजट सेल होती है जो एक्सपेक्टेड होती है कंपनी की कि इस साल हमारी इतनी सेल होगी। एक्चुअल सेल होती है जो उन्होंने बजट करा था, लेकिन एक्चुअल सेल हमारी जो हुई है हमारी एक्चुअली। तो सबसे पहले हमें बजट सेल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है
कि एक प्रोडक्ट है, बी है, एक सी है। तो ए प्रोडक्ट की 1200 क्वांटिटी सेल हो सकती है हमारी 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ध्यान रखना ये हमारी बजट सेल है, मतलब हमने इतनी एक्सपेक्ट कर रखी है, इतनी हुई नहीं है हमारी। एक्सपेक्ट की हमने बी प्रोडक्ट हमारे 800 यूनिट बिकेंगी 20 रुपये के हिसाब से। सेम सी की है 2000 यूनिट बिकेंगी 40 के हिसाब से। अब देखते हैं हमारी एक्चुअल सेल कितनी हुई है। एक्चुअल सेल हुई है हमारी ए प्रोडक्ट की 880 18 रुपये के हिसाब से, मतलब हमारा इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। 1200 से हमने 880 का करा है। बी प्रोडक्ट के अंदर हमने 880 की सेल करी है 20 रुपये के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। सी प्रोडक्ट के अंदर हमने 2640 की सेल करी है 38 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहला है सेल वॉल्यूम वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है जो हमारा लॉस हुआ है एक्चुअली, जो हमने बजट सेल हमने जो सेट किया था। मान लो कि हमने सोचा कि हमारी इस बार 1000 सेल यूनिट सेल होंगी, लेकिन हमारी हुई एक्चुअली 800 सेल। तो इनके बीच का जो 200 का डिफरेंस है ना, जो हमारा लॉस हुआ है, वो हमारा वेरिएंस काउंट होएगा। ठीक है, अगर सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ी वैसी है मेरी, वो हमारा वेरिएंस में काउंट होएगा। तो हमें 4 चीज़ निकालनी है: सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल मिक्स वेरिएंस और टोटल सेल वेरिएंस। तो इनके अंदर मैंने फॉर्मूले बताए हैं, तो आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो सबसे पहला हम बजट सेल वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला हो गया बजट सेल का, क्वांटिटी को हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए प्रोडक्ट की थी, उसने 1200 क्वांटिटी हमने बजट में करी थी, तो 1200 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18,000 रुपये। मतलब हमने ए को हमें 18,000 रुपये कमा के देने थे इस साल, इतनी सेल करके देनी थी। बी प्रोडक्ट ने, बी प्रोडक्ट है 800 यूनिट सेल होनी थी हमारी 20 रुपये के हिसाब से, और 16,000 रुपये कमा के देने थे। दिए नहीं है, बजट सेल है हमारा, फ्यूचर में उनको सोच रखा था इतनी की सेल हो सकती है हमारी। सी प्रोडक्ट है 2000 क्वांटिटी हमने एक्सपेक्ट की थी सेल होने की 40 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये की, लेकिन वो उतनी हुई नहीं। तो टोटल बजट सेल होगी, हम तीनों को प्लस कर देंगे, हमारा 1,14,000 रुपये आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारी एक्चुअल सेल कितनी हुई थी। ए प्रोडक्ट की हुई थी हमारी 880 18 रुपये के हिसाब से, मतलब हमें ए प्रोडक्ट ने 15,840 रुपये एक्चुअली कमा के दिए हैं। बी प्रोडक्ट ने हमें 880 के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से 17,600 रुपये कमा के दिए हैं। सेम सी प्रोडक्ट देखा जाए तो 2640 रुपये के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से 38 रुपये की पर यूनिट है, तो 1,03,320 रुपये कमा के दिए हैं, 1,03,20 रुपये। तो टोटल एक्चुअल सेल होगी हमारी 1,33,760 रुपये। तो लेकिन हमने सोचा था कितना, 1,14,000 रुपये का कमा के वो देगी, लेकिन उसने हमें ज़्यादा कमा के दिया है, तो हमारा प्रॉफिट में काउंट हुआ, लेकिन प्रॉफिट में काउंट होना चाहिए था। लेकिन अब हम देखेंगे सेल वॉल्यूम वेरिएंस, जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसके अंदर क्या बोला है, इसका फॉर्मूला होता है सेल वेरिएंस का, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है हमारी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस से माइनस बजट प्राइस से। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ए प्रोडक्ट की थी 880 सेल हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही एक्चुअल प्राइस की, ए की 880, आप याद रखना, बी की 880 और 2640। ठीक है, तो सेल वेरिएंस में चलते हैं। ये देखो, ए की 880, बी की 880 और 2640। ठीक है, अब जो हमारा एक्चुअल प्राइस को माइनस कर देंगे बजट प्राइस से। एक्चुअल प्राइस हमारे, ये देखो, ये है, हम एक्चुअल प्राइस 18 था, उसको माइनस करेंगे बजट प्राइस से, लेकिन प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा इसके अंदर। एक्चुअल प्राइस को माइनस करेंगे बजट प्राइस से, जो भी आएगा हमारा ये 2600 एफ का मतलब हमारा नुकसान हुआ इतने का। 880 माइनस 20 माइनस 0 0, 2640 38 माइनस 40 5280 0, मतलब ये हमारा प्रॉफिट था, सॉरी ये हमारा प्रॉफिट था और ये हमारा लॉस गया है। तो ओवरऑल हमारा 2640 का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है हमारा एक्चुअली इतने का टोटल सेल वेरिएंस के अंदर। वेरिएंस का नाम ही है लॉस, मान लो। सेकंड हमें निकालना है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है। इसका फॉर्मूला है तुम्हारा है बजट प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी। पहले में था हमारा एक्चुअल क्वांटिटी, स्टार्टिंग में आया था, यहाँ पर प्राइस बाद में था। वॉल्यूम के अंदर हमारा पहले प्राइस है, क्वांटिटी बाद में है। तो सेम प्रोडक्ट करेंगे हम। बजट प्राइस सबसे पहले हमारा 15 रुपये ए प्रोडक्ट का, माइनस कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी, तो हमारा ये आ जाएगा। ये ए का मतलब हमारा लॉस हुआ है, ब्रैकेट का माइनस है हमारा, ब्रैकेट से पता लगता है हमारा लॉस हुआ है। बी प्रोडक्ट का हमारा सेम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये तीनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमारा 1600 का फायदा हुआ है, इसमें 25,600 रुपये का फायदा हुआ है, लेकिन ए प्रोडक्ट के अंदर हमें 4,800 रुपये का नुकसान हुआ है। तो ये 22,400 रुपये इनका टोटल आएगा, 22,400 रुपये सारा घाटा काटने के बाद। ये हमारा फेवरेबल है, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ इतने का। अब उसके बाद निकालना है हमें सेल्स मिक्स वेरिएंस निकालना है।
इसका फॉर्मूला होता है हमारा, रिवाइज्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करेंगे, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ पहले। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इस टॉपिक के अंदर सेल मिक्स वेरिएंस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सारी क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी को प्लस कर लेना है। जितनी भी एक्चुअल क्वांटिटी है उनको प्लस कर लेना। सबसे पहले 880 और 2640 मैंने सबको प्लस कर लिया तो आया 4400 यूनिट आया। इतनी हमारी यूनिट सेल होनी थी सारे प्रोडक्ट की मिला के। अब हम बजट क्वांटिटी को ऐसी टोटल कर लेंगे तो हमारी आएगी 4000 यूनिट। ठीक है। रिवाइज क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारी बजट क्वांटिटी है और बजट क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे टोटल बजट क्वांटिटी से, इनटू में कर देंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो कहाँ गया, ये रहा। ये आप याद रखना 1200, 800 और 2000, ये थोड़ा याद रखना, 2 मिनट के लिए याद रखना बस। बाकी आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको वैल्यू पुट करके खुद सोल्व कर ही लोगे बाकी तो। देखो ये 1200, 800 और 2000 मैंने आपको कहा था ना याद करने के लिए। तो सेम क्या है, बजट क्वांटिटी को हम टोटल क्वांटिटी से माइनस कर देंगे। सबसे पहला हमारा ये प्रोडक्ट की 1200 क्वांटिटी थी, उसको हम टोटल बजट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, तो ये हमारी आएगी रिवाइज्ड क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे हम तीनों प्रोडक्ट की रिवाइज क्वांटिटी निकालने के बाद अब एक्चुअली हम वैल्यू फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखो फॉर्मूला लिखा था मैं रिवाइज क्वांटिटी को माइनस करना है एक्चुअल क्वांटिटी से, लेकिन हम पर रिवाइज क्वांटिटी थी नहीं, तो हमें उसको निकालनी पड़ी इस मेथड के फॉर्मूले के दौरान, इस फॉर्मूले से। तो हम इस फॉर्मूला पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें रिवाइज क्वांटिटी पता होनी चाहिए, और हमें पता है ये प्रोडक्ट की 1320 है, तो 1320 को हम एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस कर देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी हमारे ए प्रोडक्ट की थी 880, तो 1320 माइनस 880 इंटू में 15 जो हमारा वो बजट स्टैंडर्ड प्राइस है, मतलब बजट का प्राइस जो है हमारा वही है। इसको ये हमारा अब सोल्व करेंगे तो आएगा 6600 रुपये फेवरेल में आएगा। ये हम करेंगे तो जीरो सोल्व आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 17,600 रुपये उसमें आएगा, लॉस में आएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा 11,000 रुपये का नुकसान हुआ है। 11,000 रुपये का नुकसान हुआ है हमें एक्चुअली। टोटल सेल वॉल्यूम ये बहुत सबसे इजी मान लो, इस चारों में ये है। टोटल सेल वॉल्यूम का एक्चुअल सेल कितनी हुई है, बजट सेल को माइनस कर दो सिंपली, और 19,760 रुपये का हमें फायदा देगा। एक्चुअल सेल मैंने आपको बताई थी, ये रही एक्चुअल सेल। मतलब दोनों क्वांटिटी क्वालिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको टोटल करेंगे, वो हमारी एक्चुअल सेल है। सेम मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड स्टेप। इसको 1,33,000 को इससे माइनस कर देंगे, हमारा टोटल सेल वेरियंस आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं होते ना, आप बस इतना भी करके याद आओगे ना, आपके मैं बोलूँ ठीक ठाक मार्क्स पक्के हो ही जाएंगे। क्योंकि टीचर चेक करता है कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है नहीं किया। आपने अटेम्प्ट किया हुआ तो आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे उसके। तो सेकंड प्रैक्टिकल हमारा है, ये कह रहा है एक कंपनी है, उसकी 2 साल की सेल और प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। 2023 की 1,20,000 की सेल हुई थी, 8,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। 24 के अंदर 1,40,000 की सेल हुई थी और 13,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ था। तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, पीवी रेशो निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, प्रॉफिट निकालो। जो हमारा 1,80,000 की सेल थी, सेल्स निकालो 12,000 रुपये की टू अर्न प्रॉफिट। सेल कितनी करें हम, 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो 2023 की और 24 की। ठीक है, लेट्स गो। तो पीवी रेशो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है और सेल में कितना चेंज हुआ है, उनको जस्ट डिवाइड कर दो और पीवी रेशो तुम्हारा निकल जाएगा। प्रॉफिट में देखते हैं हमारा 2024 और इसमें 5,000 रुपये का हमारा चेंज हुआ है, और सेम इसमें हमारा कितने का चेंज हुआ है, 20,000 रुपये का। सिंपल। तो अब हम 5,000 को और 20,000 को डिवाइड कर देंगे सिंपली, हमने कुछ नहीं करा। 5,000 को 20,000 को डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 0.25 आएगा। अब इस 0.25 को सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो इसकी पॉइंट हटेगी 100 चढ़ जाएगी, और तो 25% आपका पीवी रेशो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बोला है हमें निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट, बोला है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से पहले हमें फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम हमेशा ओल्ड ईयर को यूज करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के केस के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से प्रॉफिट इधर प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमें कुछ करना नहीं, हमें फिक्स कॉस्ट निकालने वैसे भी, तो ये कुछ रहने दो, ये आगे तुम्हें काम आएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल को मल्टीप्लाई कर दो पीवी रेशो से। तो 2023 की हमारी सेल हुई थी 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 को हम 25% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, 30,000 माइनस 8,000 हमारा प्रॉफिट हुआ था, तो 22,000 रुपये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था, सेकंड पॉइंट अपना था।
तो उसका फॉर्मूला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ से निकाली 22,000, उसको डिवाइड कर देंगे 25% से पीवी रेशो से हमारी, ठीक है। तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी 88,000 रुपये। उसके बाद हमें क्या बोला है, प्रॉफिट निकालना है जब हमारा 1,80,000 रुपये सेल हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन वो तो हमें निकालना पड़ेगा जब हमें 2024 का निकालना पड़ेगा। इसके अंदर नहीं नहीं 2024 का नहीं निकालना पड़ेगा, इसके में निकालना पड़ेगा जब हमारी सेल 1,80,000 हुई थी। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 1,80,000 रुपये, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपना पीवी रेशो के साथ, तो हमारा आएगा 45,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन निकल गया तो हमारा इसके अंदर पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर, फिक्स कॉस्ट के अंदर, सिंपल। प्रॉफिट का बड़ा फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन हमारा 45,000 रुपये आ गया, 45,000 माइनस 22,000 रुपये, 23,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया जब हमारी सेल 1,80,000 होगी। और अगला बोल रहा है हमारा सेल्स निकालो जब हमारा प्रॉफिट 12,000 रुपये का होगा, ठीक है, सिंपल इजी। चलो, तो सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने ऊपर निकाली थी 22,000 रुपये, ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा 12,000 रुपये और पीवी रेशो हो गया हमारा 25% जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। वो तो उन सबको सॉल्व करेंगे, हमारा 1,36,000 रुपये सेल्स आ गई, ठीक है। टोटल रिक्वायर्ड सेल हमने निकाल दी, 1,36,000 की हमारी सेल होगी तो हम प्रॉफिट कमाएंगे 12,000 रुपये का, ठीक है, सिंपल। उसके बाद बोल रहा है हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो 2023 के अंदर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो 2023 के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल को हम माइनस करेंगे ब्रेक इवन सेल से। अब हम पे दोनों टर्म हमें पता है कौन सी क्या है। तो एक्चुअल सेल हमारी 1,20,000 रुपये, ये देखो 1,20,000 रुपये हमारी एक्चुअल सेल है, 1,20,000 रुपये। और ब्रेक इवन सेल हमने, ब्रेक इवन पॉइंट हमने अभी निकाली थी 88,000, तो हमारी 32,000 रुपये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 2023 की। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा 26% का परसेंटेज आ जाएगा। सेम हम 24 के साथ करेंगे, जो हमारी एक्चुअल सेल है उसको माइनस कर देंगे हमारी ब्रेक इवन सेल के साथ, तो हमारा 52,000 आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा 37.14 आ जाएगा। 37.4% आ जाएगा हमारा। ये हमारा हुआ है, जो हमारी मोस्ट की वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दिया हमने एक्चुअल सेल के साथ, इनटू में 100 कर दिया, सिंपल। तो XYZ लिमिटेड की 2022 और 23 की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सेल दे रखी है यूनिट के अंदर 2,40,000 सेल यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट दे रखी है 2,40,000 रुपये पर यूनिट, सेलिंग की प्राइस की पर यूनिट दे रखी है 20 रुपये, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है हमें 12 रुपये, एनुअल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है हमें 12 लाख रुपये, और वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 1.25, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट दे रखी है 4,20,000 रुपये। अब हमें क्या बोल रहा है ये, इनकम स्टेटमेंट निकालो दोनों सालों की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को काउंट करते हैं हम। इनकम स्टेटमेंट निकालो बोथ ईयर की मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू। चलो लेट्स गो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। तो सबसे पहले हमें फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा, जितनी भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट लगी उसको प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दो, तो हमारा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी दे रखी है 12 लाख रुपए फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 12 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2,40,000 रुपये, दोनों चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो 5 रुपये पर यूनिट हमारी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सेम हम 2023 के लिए भी करेंगे तो हमारी 3 रुपये पर यूनिट आ जाएगी। अब स्टेप 2 के अंदर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। प्रोडक्शन में पर यूनिट बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट आ रहा है एब्जॉर्प्शन मेथड के थ्रू। तो 2022 के अंदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें दे रखी है 12 रुपये और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है हमें 5 रुपये, तो दोनों टोटल करेंगे तो 17 रुपये पर यूनिट आ जाएगी। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई पर यूनिट 17 रुपये। सेम हम 2023 के साथ करेंगे तो हमारी 15 रुपये पर यूनिट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। उसको इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। जो हमारी सेल है 2,40,000 रुपये, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पर यूनिट के हिसाब से, मतलब 48 लाख रुपये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 रुपये, और जो हमने भी 17 रुपये पर यूनिट निकाली है मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,80,000 रुपये आ जाएगा। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 7,20,000 रुपये। अब इसमें से हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकालेंगे, जैसे मार्केटिंग और एडमिन कॉस्ट यूनिट निकाल देंगे। तो 2,40,000 था, उसकी पर यूनिट थी 1.25 रुपये, तो 3 लाख का हमारा एक्सपेंस हो गया।
और मार्केटिंग, फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट होगी 4,20,000 रुपये। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी ऑलरेडी। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा नील, जीरो हो जाएगा इन सबको टोटल करेंगे तो। अब इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचता है 2023 के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया हमने सेल से। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए 4 लाख माइनस 2,40,000 रुपये, तो 1,60,000 रुपये हमारी यूनिट्स कुछ बची हैं एक्स्ट्रा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1,60,000 यूनिट बची हैं उसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारी पर यूनिट आई है 15 रुपये 2023 के अंदर, सॉरी ये बुलेट के लिए। तो 24 लाख रुपये हमारी टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। सेम हम करेंगे, जो सेल है उसको 2,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 48 लाख रुपये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा सेल का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सेम करेंगे, 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, पर यूनिट हमारी 2023 के अंदर भी निकाल दी हमने वो, तो हमारा 60 लाख रुपये वैसे आ जाएगा। उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक आया था हमारा 24 लाख रुपये। उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करेंगे 36 लाख रुपये, क्वेश्चन में गिवन ऑलरेडी। उसमें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 12 लाख रुपये। उसके अंदर से हम एक्सपेंसेस हटाएंगे, अपना वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट और फिक्स मार्केटिंग एडमिन कॉस्ट हटाएंगे, तो हमारा 4,80,000 रुपये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू इनकम स्टेटमेंट बनाना। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट मानते हैं और नहीं मानते, फिक्स्ड को डायरेक्ट प्रॉफिट में माइनस कर देते हैं उसको। तो सबसे पहले हम करेंगे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर यूनिट का। तो सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 20 रुपये है, और वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है हमारा 12 रुपये, और मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ये वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है 12 रुपये, और माने कि दे रखी वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट दे रखी है इनको, तो हम दोनों वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी। कहाँ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये रहा, पर यूनिट बन जाएगी, तो हमारा 13.25 हमारी पर यूनिट बन जाएगी कंट्रीब्यूशन की। सेम हम दोनों में करेंगे, कंट्रीब्यूशन के अंदर भी और टोटल कंट्रीब्यूशन के अंदर भी, 2023 और 22 और 23 के दोनों के अंदर। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें सेल्स यूनिट 2,40,000 रुपये दोनों की सेल को यूनिट को प्लस कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन की यूनिट के साथ, तो हमारा 16,20,000 रुपये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी 12 लाख रुपये, और फिर फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट थी हमारी 4,20,000 रुपये, तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 16,20,000 रुपये। अब इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर 22 और 23 का सेम प्रॉफिट रख के। तो कंट्रीब्यूशन हमारा 16,20,000 रुपये आई थी, उसमें हम माइनस कर देंगे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमें हमेशा माइनस कर देते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ओनली, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जीरो आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेते हैं। ठीक है, हमें एबीसी लिमिटेड प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करती है, दो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, ए और बी को, तो इन प्रोडक्ट की हमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और कैपेसिटी की डिटेल हमें नीचे गिवन है। तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की सबसे पहले दे रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 60 रुपये 100 रुपये, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दे रखा है 20 रुपये 25 रुपये, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 10 रुपये 15 रुपये, वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 100% डायरेक्ट वेजेस पे और 100% डायरेक्ट वेजेस पे प्रोडक्ट ए और बी दोनों के अंदर। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 10,000 रुपये दोनों के अंदर। मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 यूनिट और इसमें भी 1000 यूनिट की। तो हमें क्या बोल रहा है, कंपनी को सबसे कौन सा सेल मिक्स उठाना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। सबसे पहला है 300 यूनिट बनाए वो ए प्रोडक्ट की और 600 यूनिट बनाए वो बी प्रोडक्ट की, या होगा 450 यूनिट बनाए ए प्रोडक्ट की और 450 यूनिट बनाए बी प्रोडक्ट की। 600 यूनिट बनाए वो अपना ए प्रोडक्ट की और 300 यूनिट बनाए वो बी प्रोडक्ट की। तो हमें ये निकालने के लिए सबसे कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है हमारी पर यूनिट की। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट ए के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ रही है हमारी 20 की, हमें ऊपर सारी चीज़ें गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20 की आ रही है, वेजेस हमारी 10 की आ रही है, 20 की आ रही है, 10 की आ रही है, वेरिएबल ओवरहेड हमारा 10 का आ रहा है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारी 40 रुपये प्रोडक्ट ए की। सेम हम प्रोडक्ट बी की करेंगे तो 55 रुपये हमारी पर वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट बी की। उसके बाद हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए और बी की ये चीज़ हमें गिवन है, दोनों का, दोनों के प्राइस 60 रुपये 100 रुपये हमें गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी दोनों की निकाली है, 40 रुपये प्रोडक्ट ए की और 55 रुपये हमारी प्रोडक्ट बी की। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारी 20 और 45 रुपये।
ठीक है, सेलिंग को प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा 20 और 45 आ जाएगा। ये हमारी कंट्रीब्यूशन आई है प्राइस। उसके बाद हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड हमें दे रखा है प्रोडक्ट ए और बी का, दोनों का 10,000 रुपये टोटली गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 रुपये दोनों का, तो दोनों का टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया हमारा 20,000 रुपये। प्रॉफिट दे रखा है ईच सेल मिक्स का, अंडर ईच सेल मिक्स का। अब निकालते हैं। अगर हमारी पहली कंडीशन थी, अगर वो 300 यूनिट बनाए ए प्रोडक्ट की और 600 यूनिट बनाए बी प्रोडक्ट की, तो हमारा ए का अंदर हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी 20 रुपये कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो हमारी हो गई 6,000 रुपये और बी की हो गई हमारी 27,000 रुपये। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारी आ गई 33,000 रुपये। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे कंट्रीब्यूशन का, 33,000 में से हम 20,000 फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 13,000 रुपये। हम सेम हर कंडीशन करेंगे 450 यूनिट ए की और 450 बी की। तो ए की 450 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वेरिएबल कॉस्ट का, तो 9,000 रुपये। सेम हम करेंगे तो 20,225 रुपये, तो 29,225 रुपये हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। उसमें से हम प्रॉफिट निकालेंगे 29,200 माइनस 20,000 रुपये, तो प्रॉफिट होगा हमारा 9,250 रुपये। सेम हम थर्ड करेंगे 600 यूनिट ए की और 300 यूनिट बी की। सेम हम उसकी यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका हम दोनों को टोटल करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। उसमें से हम प्रॉफिट निकालने के लिए 25,500 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 5,500 रुपये हमारी प्रॉफिट आ गई। तो सबसे ज़्यादा हमें सी के अंदर हमें 5,500 का प्रॉफिट हो रहा है, बी के अंदर हमें 9,250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और ए के अंदर हमें 13,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस केस के अंदर क्या है, कंपनी को पहली कंडीशन को से पहली सेल मिक्स को एडॉप्ट करना चाहिए, सेल मिक्स को कंडीशन 1 को एडॉप्ट करना चाहिए करे, ताकि एडॉप्ट करना चाहिए ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो अपने सेल के ऊपर। तो इतना ही था हमारे आज की वीडियो के अंदर दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट, सारा PYQ, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इजी हैं और रिपीटेड हुए बार बार, इसमें जो कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत इजी थे, जब बस आपको फॉर्मूले याद करने और सिंपल कैलकुलेशन, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, इतना ही बस। और जिस भाई को भी नोट्स खरीदने हो, 29 रुपीज़ के नोट है हमारा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कॉल कुछ भी कर सकते हैं और एट एनी टाइम। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट में आप मुझे बताइए कि किस डेट को मैं इस वीडियो को अपलोड करूं और किस टाइम पे अपलोड करूं। मैं मैक्सिमम अपना ट्राई करूंगा उस वीडियो को उस टाइम पे, डेट पे अपलोड करने का। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।